जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम सांबर शाकंभरी की चौहान राजवंश के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसके सबसे प्रसिद्ध शासक इस शाखा के, जिनका नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हम तराइन के दूसरे युद्ध की चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई, इसके संबंध में अलग अलग विद्वानों के, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। सभी मत जो कि प्रसिद्ध मत है, जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, उनको एक बार हम लिख लेते हैं। एक ग्रंथ है दोस्तों जिसका नाम है विरुद्ध विधि विध्वंस। विरुद्ध विधि विध्वंस, इसके अनुसार पृथ्वीराज चौहान युद्ध में ही वीर गति को प्राप्त हो गए थे, यानी कि युद्ध में ही वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ये ऐसा मानता है। विरुद्ध विधि विध्वंस के अनुसार सम्राट पृथ्वीराज चौहान युद्ध में ही वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसके अलावा दोस्तों फरिश्ता का ऐसा मानना है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान यहाँ से युद्ध के मैदान से कहीं दूर जाकर सिरसा में रुके। सिरसा कहाँ पर है? हरियाणा में ही। सिरसा हरियाणा में रुके और सिरसा हरियाणा में घायल हो गए थे। सिरसा हरियाणा में ही पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। इतिहासकार हसन निजामी के अनुसार, इतिहासकार हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु अजमेर में होती है, अजमेर में होती है। और दोस्तों चौथा मत है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदई का ही मत। इसके अनुसार दोस्तों पृथ्वीराज की मृत्यु गजनी में होती है। गजनी कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। तो प्रमुख तौर पर दोस्तों पृथ्वीराज की मृत्यु, यानी कि तराइन के दूसरे युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज की मृत्यु के संबंध में ये चार मत हैं। पहला है विरुद्ध विधि विध्वंस, यानी कि युद्ध में ही वीर गति को प्राप्त हो गए थे। फरिश्ता के अनुसार सिरसा हरियाणा में मृत्यु हुई थी उनकी। ये मैं राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार बता रहा हूँ आपको। हसन निजामी के अनुसार अजमेर में उनकी मृत्यु हुई थी और पृथ्वीराज रासो के अनुसार गजनी अफगानिस्तान में उनकी मृत्यु हुई थी। और कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि पृथ्वीराज की छतरी काबुल में बनी हुई है। काबुल कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। यहाँ पर पृथ्वीराज की छतरी बनी हुई है। दोस्तों ये जो मत है ये ज़्यादा लोकप्रिय मत माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है लोक कथाओं में, दंत कथाओं में, कहानियों में, किस्सों में। जैसे अभी मूवी भी आई है अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज, तो उसमें भी इसी मत का समर्थन किया गया। वो पूरी की पूरी पिक्चर ही पृथ्वीराज रासो पर आधारित है और अधिकांश इतिहासकार पृथ्वीराज रासो को काल्पनिक मानते हैं, बावजूद इसके उस पर आधारित है। पृथ्वीराज रासो क्या कहता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पृथ्वीराज रासो के अनुसार तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार होने के बाद, हालांकि हार के अनेक कारण रहे, उनकी चर्चा भी कर लेंगे। हार होने के बाद में पृथ्वीराज को बेड़ियों से जकड़कर गजनी ले जाया जाता है मोहम्मद गोरी के द्वारा। आंखें फोड़ दी जाती हैं, घायल कर दिया जाता है, एक तहखाने में कैद कर दिया जाता है। चंद्रबरदई भी उसके साथ होता है। तो चंद्रबरदई और पृथ्वीराज के मध्य एक बात हो जाती है कि भाई इस प्रकार से सुल्तान को हमें मारना है। चंद्रबरदई सुल्तान के पास जाते हैं, सुल्तान से बोलते हैं कि पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण चलाने में निपुण है। मोहम्मद गोरी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि शब्दभेदी बाण क्या होते हैं। उसने बोला भी ऐसे ऐसे होते हैं, शब्दों के आधार पर चलते हैं ये बाण। तो उसका ठीक है भाई, ये प्रतिभा भी देख ही लेते हैं मरते मरते। शब्दभेदी बाण के लिए पृथ्वीराज को लाया जाता है। मोहम्मद गोरी बैठता है ऊंचे सिंहासन पर। तब वो जो दो लाइनें काफ़ी प्रसिद्ध है, 2 गज 24 गज 2 गज 24 अष्ट अंगुली अष्ट प्रमाणता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान। मुझे प्रॉपर याद नहीं आ पा रहा, लेकिन वो जो है आप नेट पर देख ही लेना उसको, है ना। तो ऐसा बोला जाता है चंद्रबरदई के द्वारा पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज के द्वारा उसी दिशा में तीर वगैरह, धनुष वगैरह करके तीर छोड़ा जाता है। वो तीर सीधे जाकर मोहम्मद गोरी को लगता है। मोहम्मद गोरी अपने प्राण त्याग देता है पृथ्वीराज रासो के अनुसार। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदई एक दूसरे को खंजर घोंपकर एक दूसरे को खंजर घोंपकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती है। इतिहासकार कहते हैं कि जब पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदई ने की है, चंद्रबरदई खुद मरी गया है, तो ये फिर लिखा किसने है? ये
तो ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को चंद्रप्रदाय के पुत्र जलहण ने पूरा किया था, और जलहण ने ही इस कथा को बाद में जोड़ा है। बहरहाल कुछ भी हुआ, ये 4 मत मुख्य तौर पर माने जाते हैं दोस्तों, जो मैंने आपके सामने रखे हैं। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आए अपने को वैसे आंसर देने हैं, इसमें कुछ ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के मध्य कितने बार युद्ध लड़ा गया, इसके संबंध में भी अलग अलग इतिहासकारों विद्वानों के मध्य मतभेद है। हालांकि अधिकांश इतिहासकार इस बात का समर्थन करते हैं कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के मध्य मुख्य तौर पर 2 बड़े युद्ध लड़े गए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का दूसरा युद्ध 1192। लेकिन इसके इतर कुछ ऐसी भी कहानियां, किस्से हैं जो कि इस युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के मध्य कई ज़्यादा युद्धों का वर्णन करते हैं। जैसे सुजान चरित्र के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य 21 बार युद्ध लड़ा गया। 20 बार पृथ्वीराज की विजय होती है, 21वीं बार मोहम्मद गोरी की विजय होती है, और वो अंतिम युद्ध होता है 21वां वाला। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार इनके मध्य युद्ध होता है, और पृथ्वीराज रासों के अनुसार इनके मध्य 24 बार युद्ध होते हैं। वो भी लिख लेते हैं। सुजान चरित्र के अनुसार 21 बार, हम्मीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार, और पृथ्वीराज रासों के अनुसार 24 बार इनके मध्य युद्ध लड़ा जाता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय पिथौरा भारत का अंतिम हिंदू सम्राट है, जिसने दिल्ली पर शासन किया था। इसके बाद में कोई हिंदू सम्राट नहीं आया। इसी वजह से तराइन का दूसरा युद्ध भारत के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि उस युद्ध के उपरांत भारत में तुर्की शासन या फिर मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई थी, और लंबे समय तक मुस्लिम शासन उसके बाद में रहा। उसके बाद में अंग्रेजों का शासन आ गया। ऐसे क्या कारण थे कि पृथ्वीराज चौहान की तराइन के दूसरे युद्ध में हार हो गई, इसकी भी चर्चा हमें करनी चाहिए। पहला तो कारण ये है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जब प्रथम युद्ध में जीत गया था मोहम्मद गोरी से, तब मोहम्मद गोरी को उसको समाधान नहीं देना चाहिए था। अगर उस कहानी को सही माने कि उसको बेड़ियों से पकड़ के ले आए थे, उसने क्षमा कर दिया था। दूसरी वाली कहानी ये कहते हैं कि वो घोड़े घायल हो गया था, फिर खिलजी नामक किसी व्यक्ति ने उसको घोड़े पर बैठा के युद्ध के मैदान से बाहर ले गया। लेकिन पृथ्वीराज को पीछा करना चाहिए था अफगानी सेना को खदेड़ना चाहिए था, मारना चाहिए था, मोहम्मद गोरी की हत्या कर देनी चाहिए थी, ऐसे इतिहासकार मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, तो ये भी एक ऐतिहासिक बड़ी भूल मानी जाती है। ये इसके अलावा पृथ्वीराज के द्वारा मोहम्मद गोरी को लंबा समय देना तैयारी के लिए 1 साल का समय दिया। खानवा के युद्ध में केवल राणा सांगा ने बाबर को 1 महीने का समय दिया, जिसमें स्थितियां बदल गई। तो यहाँ पे 1 साल का समय दे दिया, स्थितियां तो बहुत ज़्यादा बदल गई थी। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान का पंगा केवल गोरी के साथ ही नहीं था दोस्तों, गढ़ वालों के साथ उसका चल रहा था उधर लड़ाई दंगे वाला माहौल। गढ़ वालों से वैसे ही तनातनी, चंदेलों से नाराजगी थी, से चालुक्यों से भी खतरा था, बहुत सारे खतरे थे। तो उसको अपने चारों तरफ से सीमाएं भी सुरक्षित करनी थी। सीमाएं सुरक्षित करनी होगी तो सेना भी वहाँ पर रखनी पड़ेगी, यानी कि पृथ्वीराज की एक बड़ी सेना सीमा पर भी थी, तो कम सेना यहाँ पर आई थी, ये भी कारण माना जाता है। एक कारण ये माना जाता है दोस्तों कि मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज से सीधे युद्ध नहीं लड़ा गया, यानी कि मोहम्मद गोरी के द्वारा सुबह के समय 4-5 बजे जब दोनों के अपने अपने टेंट थे अलग अलग जगह पर, तब सुबह के समय अचानक से मोहम्मद गोरी के द्वारा 4-5 बजे के लगभग आक्रमण कर दिया गया। सोच वगैरह क्रिया कर रहे थे कुछ सैनिक, कुछ अभी उठे नहीं थे, अलग अलग स्थितियाँ थी, उसी समय आक्रमण कर दिया गया मोहम्मद गोरी के द्वारा। तत्स्वरूप पृथ्वीराज चौहान जो कि इतना महान शासक था, इतना प्रतापी शासक था, इतना प्रसिद्ध शासक था, जिसने इतनी कम उम्र में इतिहास बना दिया, उसकी पराजय हो गई। ये सारे कारण बताए जाते हैं दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की हार के तराइन के दूसरे युद्ध में।
अब दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी हैं जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुछ पॉइंट 4-5 पॉइंट है, मैं सोच रहा हूँ कि उनकी भी चर्चा कर लूँ ताकि वहाँ से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं के बराबर हो जाए। थोड़ी सी चर्चा विशेष बिंदुओं की अपन करना चाहेंगे। तुम जैसा है कोई जैसा है फैक्ट तथ्य। पहला तथ्य तो ये है दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। तो पहला पॉइंट ही लिखने की जरूरत है कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, पहला पॉइंट हो गया अपना कंप्लीट। इसके अलावा दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के द्वारा दिल्ली में पिथौरागढ़ किला बनाया गया, इसी वजह से पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहते हैं। उस पिथौरागढ़ किले को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तोड़ा गया, नष्ट करवाया गया और उसी के नज़दीक कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद बनाई गई और उसी के निकट कुतुब मीनार स्थित है, जिस पर अभी याचिका वगैरह सुप्रीम कोर्ट में है कि वो हिंदू है, हिंदू स्थापत्य है, वो हिंदुओं ने बनाया कुतुब मीनार या फिर मुस्लिमों ने बनाया। वहाँ पे जो मूर्तियाँ उस पर पूजाई के संबंध में जो केस हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस वजह से उस पर ज़्यादा टिप्पणी करना अभी वर्तमान समय में न्यायोचित नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। बहरहाल तो दूसरा तो ये पॉइंट हो गया अपना कि पिथौरागढ़ किला बनाया और कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार, जो सारी बातें करंट अफेयर के संबंधित कुतुब मीनार आप ध्यान में रख सकते हो इसके रिगार्डिंग। और क्या है दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पृथ्वीराज चौहान विद्यानुरागी, इसके अलावा विद्वानों को आश्रय देने वाला शासक था। जैसे कि इसके दरबार में चंद्रबड़देव था जिसने पृथ्वीराज रासों की रचना की। इसके दरबार में जयानक भट्ट था दोस्तों जिसने पृथ्वीराज विजयन जैसा ग्रंथ लिखा है। इसके दरबार में और भी अनेक सारे दरबारी विद्वान थे, जैसे कि वागीश्वर जनार्दन विश्वरूप आसाधर। कई बार क्या होता है दोस्तों कि जो परंपरागत परिपाटी के प्रश्न होते हैं जिनको पूछ कर एग्जामिनर भी थक चुका है, बच्चे भी परेशान हो गए उनके उत्तर देते देते, तो एग्जामिनर क्या करता है कुछ डिफरेंट करने के लिए अलग से प्रश्न दे देता है। ये उन्हीं प्रश्नों में से एक है। जिससे आपके प्रश्न आ गया कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी निम्न में से कौन कौन से थे, ये ऑप्शन दे दिए तो आपको कम से कम इनके नाम पता होने चाहिए। वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, आसाधर। थोड़ा लिंक से हटकर प्रश्न बन सकता है, इस वजह से मैंने आपको जानकारी साझा कर दी। ये सारे पॉइंट है दोस्तों जो हमारी चर्चा का विषय थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी चर्चा करनी है। तो फिलहाल मेरे ख्याल से ये जितने भी हमारी चर्चाएं हैं इनको समाप्त करने का समय आ गया। आप वीडियो को अगर आपको स्लो लगे इस पर तो 1.25 कर लेना, सामान्य लगे तो सामान्य में देखना। पूरा पढ़ने के बाद में एक बार क्वेश्चन कर लेना, ऐसे भी आपको जहाँ से भी क्वेश्चन मिलती है। उसके बाद में मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी क्योंकि मैंने सारा कुछ कवर करने की कोशिश की है। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में रणथंभौर के चौहान वंश को लेकर, जिसमें हम हम्मीर चौहान की बात करेंगे। हम्मीर हट तिरिया तेल चढ़े ना दूजी बार, हम्मीर चौहान की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।